गुड मॉर्निंग क्लास स्टूडेंट्स। देखिए हम लोग अब आपका प्री मिड कोर्स हो चुका है और उसकी कॉपियाँ वगैरह भी आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। मुझे आपने कर भी लिया होगा। अब आपको याद करना है क्योंकि प्री मिड के एग्ज़ाम करना है, तो रिवीजन में आप याद करिए हिंदी सेकंड का जो सेकंड चैप्टर, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एंड ऑल एक्सरसाइज लर्न कर लीजिएगा सेकंड और थर्ड चैप्टर के। ठीक है, और हम आगे पढ़ेंगे। देखिए कारक कारक क्या होता है कि कारक जो है वो संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया से जाना जाता है, यानी कारक जो है वाक्य में शब्दों को जोड़ने का काम करता है, चाहे वो संज्ञा शब्द हो सर्वनाम शब्द हो। तो संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से जो है उसका संबंध हम वाक्य में क्रिया के साथ जानते हैं उस रूप को कारक करते हैं। यानी जिन तत्वों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का वाक्यों के दूसरे शब्दों के साथ संबंध स्थापित किया जाता है उसे हम कारक कहते हैं। कारक को प्रसर्ग भी कहा जाता है, ये एक विभक्ति चिन्ह भी है। यहाँ पे देखिए रोहन और सोहन के विद्यालय द्वारा उनको तथा उनकी कक्षा के छात्रों को गर्मी की छुट्टी में शिमला ले जाने की तैयारी हो रही है। यहाँ पे जो वाक्य हैं उनको कारक चिन्हों के द्वारा जोड़ा गया है। अब देखिए कारक क्या होते हैं, कारक के कितने प्रकार होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। कर्ता कारक देखिए क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कारक क्या होता है। देखिए कारक के चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि कारक कौन कौन से। सबसे पहले हम देखेंगे कर्ता कारक। ये आप संस्कृत में विभक्ति के भी नाम से जाना जाता है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। तो कर्ता कारक में देखिए क्या होता है, यानी ने शब्द का प्रयोग होता है। कर्म में को का, करण में से और संप्रदान में के लिए, अपदान में से होता है लेकिन उसमें अलग होने के अर्थ में। तो करण और अपदान के से में फ़र्क होता है। करण का जो से शब्द होता है उसमें सहयोग, उसका सहारा लेने की बात होती है, और अपादान में जो से शब्द होता है यानी उससे अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आपका आता है संबंध कारक का। इसमें संबंध बताया जाता है, यानी का, की, रा, री, रे, ना, नी, ले आता है। और फिर अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में में और पर शब्द आता है। फिर संबोधन होता है, हे, हो, अरे, यानी इसमें हम संबोधित करते हैं। तो देखिए कर्ता कारक फिर देखिए कर्ता कारक क्या होता है कि कर्ता से तात्पर्य कार्य करने वाले व्यक्ति से। अतः कर्ता कारक वे कहलाते हैं जिससे किसी भी वाक्य में कार्य करने वाले का बोध होता है। जैसे कान्हा मुरली बजा रहे हैं, माँ आरती करने जा रही हैं, पिताजी ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हैं, अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं। यानी यहाँ पे कर्ता कोई कार्य कर रहा है तो ये कर्ता कारक होगा। उसके बाद देखिए कर्म कारक आता है। वाक्य में कर्ता जिससे सबसे अधिक चाहता है, अर्थात वाक्य में होने वाले कार्य का प्रभाव जिस संज्ञा या सर्वनाम पर परिलक्षित होता है वो कर्म कारक कहलाता है। जैसे रोहन ने सोहन को मिठाई दी, यहाँ पे कर्म किया है मिठाई देने का, किसके लिए, सोहन को। तो वाक्य में कर्ता जिससे सबसे अधिक चाहता है, अर्थात वाक्य में होने वाले कार्य का प्रभाव जिस संज्ञा सर्वनाम पर परिलक्षित होता है। यहाँ वाक्य में बताया गया है कि रोहन ने मिठाई दी, तो किसके द्वारा किस संज्ञा सर्वनाम शब्द पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, तो ये सोहन पर, यानी सोहन को मिठाई दी है। कविता ने अंग्रेज़ी सिखाई, और कविता ने किसको अंग्रेज़ी सिखाई, मुझे अंग्रेज़ी सिखाई, यानी सर्वनाम शब्द यानी मुझे पर प्रभाव पड़ रहा है, तो कविता की अंग्रेज़ी सिखाने का प्रभाव मुझ पर पड़ रहा है, तो यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा। ठीक। पिताजी ने मुझे गिटार बजाना सिखाया, पिताजी ने गिटार बजाना किसे सिखाया, मुझे, यानी पिताजी के गिटार सिखाने का प्रभाव किस पर हुआ, मुझ पर हुआ, तो यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा। आगे समझ में। तो यह आपने देखा कि कर्म कारक क्या होता है कि कर्ता जिससे सबसे अधिक चाहता है, अर्थात वाक्य में होने वाले कार्य का प्रभाव जिस संज्ञा या सर्वनाम पर परिलक्षित होता है, पड़ता है। ठीक है। उसके बाद देखिए करण कारक आता है आपका। करण कारक क्या होता है, जिन वाक्यों के अंतर्गत कर्ता किसी न किसी साधन द्वारा किसी कार्य की पूर्ति करता है, साधन करण कारक कहलाते हैं। जैसे किसान हल से खेत जोतता है, यानी यहाँ पे किसान किस चीज़ से खेत जोतता है, किस चीज़ का सहारा लेकर के खेत
हल का सहारा लेकर के खेत जोतता है, तो किसान हल से खेत जोतता है, किसान हल का सहारा लेकर के खेत जोतता है, इसलिए यहाँ पे करण कारक होगा। माँ ने अपने हाथों से हलवा बनाया, माँ ने हलवा बनाया किस चीज़ से? अपने हाथों से। तो यहाँ पे हाथ का सहारा लिया गया है, तो यहाँ पे करण कारक होगा। ठीक है, फिर देखिए आप नेक्स्ट आता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है? जब कर्ता किसी के लिए कार्य करता है या किसी को कुछ प्रदान करता है, जब कर्ता किसी के लिए कोई काम करता है या किसी को कोई चीज़ देता है, तो वो संप्रदान कारक होता है। के लिए, यानी गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए अहिंसा का मार्ग अपनाया। यहाँ पे गांधी जी ने किसके लिए? कर्ता ने कर्म को दान का के लिए, यानी देश के लिए उन्होंने आज़ादी का मार्ग अपनाया। आज देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया। डॉक्टर बीमार व्यक्तियों के लिए सेवारत रहते हैं। डॉक्टर किसके लिए सेवारत रहते हैं? बीमार व्यक्तियों के लिए, यानी के लिए शब्द का प्रयोग होता है, तो वो संप्रदान कारक होता है। फिर नेक्स्ट आपका आता है अपादान कारक। अपादान कारक क्या होता है? कि जिन वाक्यों द्वारा एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने, किसी से डरने तथा एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना करने वाले भाव अज्ञात होते हैं, उसे अपादान कारक कहते हैं। यानी जिन वाक्यों द्वारा एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने, किसी से डरने तथा एक दूसरी वस्तु से तुलना करने वाले भाव अज्ञात होते हैं, वहाँ पे अपादान कारक होता है। यानी घर से रानी विद्यालय जा रही है, यहाँ पे रानी कहाँ से विद्यालय जा रही है? घर से। वो घर से अलग हो रही है विद्यालय जाने के लिए, तो यहाँ पे अपादान कारक होगा। मधुमक्खी फूलों के रस से शहद बनाती है। मधुमक्खी किस चीज़ से शहद बनाती है? फूलों के रस से, यानी फूलों से रस को अलग करती है, फिर उसके बाद उससे शहद बनाती है, यानी दूसरी वस्तु से तुलना की जा रही है। व्यक्ति अपने पद से बड़ा होता है। व्यक्ति किससे बड़ा होता है? पद से बड़ा होता है। फिर नेक्स्ट आपका आता है संबंध कारक। संबंध कारक देखिए क्या होता है कि संबंध कारक के अंतर्गत एक व्यक्ति वस्तु या स्थान का दूसरे व्यक्ति वस्तु या स्थान से संबंध होता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे कोमल के गले में हीरों का हार शोभायमान हो रहा है। यहाँ पे किसके गले में हीरों का हार शोभायमान हो रहा है? कोमल के गले में। तो हीरे के हार का संबंध किससे बताया गया? कोमल से बताया गया है। तो यहाँ पे ठीक है। तो आगे देखिए अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या होता है कि जिन वाक्यों द्वारा संज्ञा का आधार प्रकट होता है। मैंने आपको बताया था कि कर्ता ने कर्म को कि अपादान से अलग और संबंध का के लिए अपादान में पर, यानी जिस वाक्यों द्वारा संज्ञा का आधार प्रकट होता है कि संज्ञा का क्या आधार है, वो किस पर है, किस में है, अर्थात संज्ञा के जिन रूपों द्वारा क्रिया का आधार व्यक्त होता है, उन वाक्यों को अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे मेज़ पर घड़ी रखी है। घड़ी किस पर रखी है? मेज़ पर रखी। शेर कुएं में परछाई देखकर क्रोधित हो। शेर कहाँ की परछाई देखकर क्रोधित हो रहा है? कुएं में। फिर कक्षा में पढ़ाई हो रही है। पढ़ाई कहाँ हो रही है? कक्षा में। फिर राधिका स्टेज पर नृत्य कर रही है। राधिका कहाँ नृत्य कर रही है? स्टेज पर। रितेश घर पर है। रितेश कहाँ पर है? घर पर है। तो इस तरीके से ये होता है अधिकरण कारक। अब आगे देखिए संबोधन कारक। संबोधन कारक क्या होता है? संज्ञा के जिन रूपों द्वारा किसी को संबोधित किया जाता है, यानी संज्ञा के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाता है, उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे ईश्वर, इन्हें सद्गति प्रदान करो। अरे यह क्या हो गया? फिर भगवान तुम्हारा ही सहारा है। और बच्चों शांति का परिचय दो। रेखा चलो घर चले। ये होते हैं संबोधन कारक। ठीक है, आ गया समझ में आपको कि कारक क्या होते हैं? आपने देखा कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन।
संबोधन में आप संबोधित करते हैं संज्ञा के जिस रूप द्वारा किसी को संबोधित किया जाता है उसे हम कहते हैं संबोधन कारक। अब कर्ता कारक में कहीं कहीं पर कारक या परसर्ग छिपे रहते हैं। जैसे वाक्य को पढ़ने से उनके गुप्त रहने की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे डॉक्टर चिकित्सा करता है, कर्ता ने, यानी डॉक्टर चिकित्सा, तो डॉक्टर ने ही इलाज किया। शिक्षिका पाठ पढ़ाती है, शिक्षिका ने ही पाठ पढ़ाया। तो यहाँ पे कर्ता छुपा हुआ है लेकिन स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे कर्ता ही कारक होगा। ठीक, तो अब इसकी एक्सरसाइज देखें आप कि कारक को परिभाषित कीजिए। तो कारक को परिभाषित करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए परिभाषा देखिए कि जिन वाक्यों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ स्थापित किया जाता है उसे हम कारक कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, कारक कितने प्रकार के होते हैं, चिन्ह सहित बताइए। तो आप इसके आंसर में आप लिखेंगे कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक 8 प्रकार के होते हैं और यहाँ पे चिन्ह सहित लिखा हुआ है, इसको आप लिखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कारक को और क्या कहते हैं, कारक को परसर्ग भी कहते हैं। फिर कर्ण कारक और अपादान कारक में क्या अंतर, मैंने आपको बताया था कर्ण कारक और अपादान कारक में अंतर, उसमें से यानी उसके सहारे के लिए उसका आधार होता है और अपादान में जो है अलग होने के अर्थ के लिए से शब्द का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर संबोधन कारक किसे कहते हैं, उदाहरण से बताएं। संबोधन कारक आप देखिए, संबोधन कारक है यहाँ पे ये वाला। संबोधन कारक किसे कहते हैं, संज्ञा के जिन रूपों द्वारा किसी को संबोधित किया जाता है उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। और उदाहरण में आप 1-2 उदाहरण इसका दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बस ये आपके क्वेश्चन है। बाकी फिर एक्सरसाइज है आपकी, इन एक्सरसाइज को करना है। ये वाली एक्सरसाइज ये आप कर लेंगे। ये देखिए सारी एक्सरसाइज मैंने फिल किया है, इसको आप कर लीजिएगा। ठीक, ये देखिए सारी एक्सरसाइज फिल है, इसको आप कर लेंगे और आपका चैप्टर 6 भी कंप्लीट हो गया है। बट आपका जो प्री मिड कोर्स है वो चैप्टर 5 तक है और आप चैप्टर 5 तक सब कुछ याद करिए, क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज सब कुछ याद करिए और होमवर्क में आपको लर्न करना है। ओके।